मैं कहता हूं आंखें देखी तो वो वाला नहीं। अब मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं ना, अपनी सुविधा के हिसाब से व्याख्या ना करो। प्रश्न जो है, कबीर कहते हैं ना, मैं कहता हूं आंखें देखी, तू कहता कागज की लिखी। वहां भी तो मैं और तुम है। बेसिकली अगर देखें, मैं किस ओर इशारा करना चाह रहा हूं, मैं इशारा करना चाह रहा हूं क्योंकि चर्चा मेरी हो रही है मध्यकाल आधुनिक काल के अंतर संबंधों के ऊपर। आत्माभिव्यक्ति की मय शैली भक्त कवियों के यहां भी मौजूद है, और यह आत्माभिव्यक्ति आधुनिक काल में भी मौजूद दिखाई पड़ती। आत्माभिव्यक्ति मतलब खुद को अभिव्यक्त करना, सेल्फ को एक्सप्रेस करना, नहीं? और आत्माभिव्यक्ति जब भी होगी, आत्माभिव्यक्ति जब भी होगी तो वो शैली क्या होगी? उत्तम पुरुष शैली होगी, प्रथम पुरुष शैली होगी, नहीं? तुलसी भी कहते हैं, हो चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, अब का तुलसी होएंगे नर के मन सत्तार। तो अगर आप देखें तो आत्माभिव्यक्ति भक्त कवियों के यहां भी मौजूद है, और आत्माभिव्यक्ति आधुनिक कवियों के यहां भी मौजूद है। तुलसी ने ही रामचरितमानस में लिखा है ना, स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा भाषा मति मंजुल माप नोती इदम, नहीं? अर्थात तुलसी यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना अपने अंतःकरण के सुख के लिए की है। नहीं? तो अगर तुलसी ऐसा कह रहे तो वहां पर तो तुलसी भी व्यक्तिवादी प्रतीत हो रहे एट फर्स्ट ग्लांस, नहीं? बेसिकली अगर देखें तो आप ये कह सकते, ये कहा जा सकता कि आत्माभिव्यक्ति की प्रेरणा, और यह आत्माभिव्यक्ति छायावाद की विशिष्ट पहचान है, ध्यान रखेंगे। आत्माभिव्यक्ति की प्रेरणा छायावादी कवियों को भक्त कवियों से मिली, लेकिन भक्त कवियों की आत्माभिव्यक्ति और छायावादी कवियों की आत्माभिव्यक्ति में अंतर है। आत्माभिव्यक्ति के संदर्भ में और आत्माभिव्यक्ति की प्रकृति में अंतर है। भक्त कवियों की आत्माभिव्यक्ति जो है वह ईश्वर के समक्ष है, पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु अगर मैं कहूं तो भक्त कवियों के मय में हम समाहित हैं। भक्त कवियों के मय में हम समाहित हैं, मय के दायरे का विस्तार हम तक है। इसलिए भक्त कवियों का मय, भक्त कवियों की आत्माभिव्यक्ति उनकी व्यापक मानवतावादी चेतना के रास्ते में अवरोध उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि व्यापक मानवतावादी चेतना का मार्ग प्रशस्त करती हुई आती है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब अगर यहां से आगे बढ़े, छायावादी कवियों की आत्माभिव्यक्ति की बात करें, नवजागरण आंदोलन का छायावाद तीसरा चरण है। तो अगर हम छायावादी कवियों की आत्माभिव्यक्ति की बात करें तो छायावादी कवियों की आत्माभिव्यक्ति जो है, भले ही हम उसमें भक्त कवियों की आत्माभिव्यक्ति से उसे लिंक करके देखें, लेकिन छायावादी कवियों की आत्माभिव्यक्ति के मूल में आधुनिकता मौजूद है। छायावादी कवियों के आत्माभिव्यक्ति के मूल में अगर आप जाकर के देखें तो पश्चिम की प्रेरणा मौजूद है। छायावादी कवियों की आत्माभिव्यक्ति को अगर आप देखें
तो उस आत्माभिव्यक्ति का संबंध सीधे सीधे व्यक्तिवादी चेतना से जाकर जुड़ता है। और कई बार छायावादी कवि जब आत्माभिव्यक्ति कर रहे होते तो उसी स्थिति में वो समाज से दूर दिखाई पड़ते, समाज और सामाजिकता से दूर कई बार दिखाई पड़ते। मैं जो है वो छायावादी कवियों पर क्या होता, कई बार हावी होता दिखाई पड़ता है। नहीं तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो इस मानवीय चेतना और संवेदना के धरातल पर और आत्माभिव्यक्ति के धरातल पर भक्ति काव्य किसके करीब दिखाई पड़ता? आधुनिक काल के करीब दिखाई पड़ता है और आधुनिक काल की पृष्ठभूमि को तैयार करता दिखाई पड़ता। इतनी बातें स्पष्ट हुई। लेकिन अगर आप देखें तो एक मायने में भक्ति काल आधुनिक काल से दूर भी है। कैसे दूर है? तो अपनी मूल चिंताओं के धरातल पर आधुनिक काल से दूर है। एक मनुष्य की आध्यात्मिक मुक्ति को महत्व देता, मोक्ष की बात करता है भक्ति काल। धर्म और ईश्वर केंद्रित चिंतन उसका है। दूसरी ओर आधुनिक काल में आते तो मध्य जो है, आपको मनुष्य की मुक्ति की तो बात है लेकिन उसके संदर्भ सांसारिक है, उसके संदर्भ भौतिक है, उसके संदर्भ सामाजिक आर्थिक है, उसके संदर्भ शोषण उत्पीड़न से जाकर जुड़ते। इस धरातल पर अलग है। भक्ति काव्य के चिंतन का स्वरूप अपने मूल रूप में ऐहिक नहीं है, सांसारिक नहीं है, इहलौकिक नहीं है। वह पारलौकिक है, वह आध्यात्मिक है। और इस मायने में भक्ति काव्य और आधुनिक काव्य के बीच दूरियां बढ़ती हुई दिखाई पड़ती। अगर रीतिकाल आधुनिक काल के करीब दिखाई पड़ता तो किस कंटेक्स्ट में? रीतिकाल को अगर आप देखें तो रीतिकाल यह लौकिक चिंतन की प्रस्तावना करता। रीतिकालीन चिंतन का स्वरूप ऐहिक है, वह इसी संसार की बात करता है। इस संसार से परे जो दूसरा लोक है वह उसकी बात नहीं करता, लोक की बात करता है, परलोक की बात नहीं करता। अब यह बात अलग है कि रीतिकालीन कवियों की इहलौकिकता का दायरा क्या है? समाज तक व्यापक ना होकर सीमित है, नहीं अंतःपुर तक सीमित है। एक कंटेक्स्ट यह हो गया। और दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें, जब छायावाद की मैं आपके साथ चर्चा करूंगा तो छायावाद को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, किस रूप में परिभाषित किया? तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को प्रभावित करते हुए कहा, परिभाषित करते हुए कहा कि छायावाद स्थूल के खिलाफ सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के खिलाफ सूक्ष्म का विद्रोह है। नहीं, जब हम इस चीज की विस्तार से चर्चा करेंगे तो डॉक्टर नगेंद्र की इस परिभाषा को स्वीकार करेंगे या खारिज करेंगे? बतलाओ सुप्रिया। पक्का? अब नहीं, अब आ रहा हूं ना मैं।
नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नभ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसले, झरते हुए पराग समुद्र। एक पक्ष है। दूसरा पक्ष जूही की कली छायावादी कविता है या नहीं? जूही की कली में जिस प्रेम को अभिव्यक्ति मिली है, वह प्रेम अपने स्वरूप में स्थूल है, मांसल है या सूक्ष्म है? क्या? तो ये परिभाषा सही है? एक नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहा जाता। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। प्रसाद लिखते हैं, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जरिया चेतन। ये पंक्तियां क्या इशारा करती? कई बार मैं प्रश्न करता हूं, कई बार काउंटर क्वेश्चन करता, इसलिए नहीं करता, आपको परेशान करने के लिए नहीं, इसलिए करता हूं ताकि आप रुकें और रुक करके एक बार सोचें इस पर। रुकें और रुक करके एक बार सोचें। हिम क्या है? स्थूल है या सूक्ष्म है? जर क्या है? स्थूल है या सूक्ष्म है? और चेतन क्या है? सूक्ष्म है। जल क्या है? सूक्ष्म है। जल क्या है? सूक्ष्म है। हिम की तुलना हिम के सापेक्ष देखिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप छायावाद से गुजरेंगे तो छायावादी कवि रीतिकालीन कवियों से गहरे स्तर पर प्रभावित दिखेंगे। निश्चित तौर पर सूक्ष्म सौंदर्य बोध छायावादी कवियों की विशिष्ट पहचान है। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि यह स्थूल के खिलाफ सूक्ष्म का विद्रोह है, तो आप स्थूल की संभावनाओं का निषेध कर रहे होते, और वह गुंजाइश छायावाद में नहीं बनती। अब मेरी बात समझ में आई? तो मेरे कहने का मतलब है, यह लौकिक चिंतन और कुछ हद तक प्रेम एवं श्रृंगार चेतना। यहां ध्यान रखेंगे, बहुत हद तक की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ हद तक की बात कर रहा। तो कहने का तात्पर्य यह कि एक नजरिए से हम देखें तो भक्ति काल जो है वह आदिकाल से आधुनिक काल में संक्रमण का आधार तैयार करता हुआ आता, ऐसा भी हम कह सकते। यह संक्रमण किन रूपों में, किस पृष्ठभूमि में संभव हो पा रहा है और कैसे यह संक्रमण का आधार तैयार कर रहा है, इसकी बात हमने आपके सामने रखी। अब अगर यहां पर गौर करें, मैंने भारतेंदु युग की चर्चा जानबूझ कर की। भारतेंदु युग में अगर आप जाकर के देखें तो हिंदी साहित्य की दो धाराएं उभर करके सामने आती हैं। एक धारा जो किसका प्रतिनिधित्व करती? रीतिवादी धारा, जो परंपरा का प्रतिनिधित्व करती। और दूसरी धारा क्या है? नवजागरण की धारा है। रीतिवादी धारा जो है उसका सीधा सीधा संबंध किससे जाकर जुड़ता?
रीतिवादी मानसिकता से, रीतिकाल से जाकर संबंध जुड़ता, नाम से ही स्पष्ट है। और यह नवजागरण की जो धारा है, नवजागरण की यह धारा, इसका संबंध किससे जुड़ता? यहां पर आकर के देखें तो यह धारा भक्ति को मानवीय संदर्भों से, भक्ति को मानवीय संदर्भों से संदर्भित करती, भक्ति को राष्ट्रीय संदर्भों से संदर्भित करती हुई आती। और अगर ये चीजें यहां पर मौजूद हैं, अगर ये चीजें यहां पर मौजूद हैं, तो यहां पर भक्ति काल की प्रेरणा मौजूद है या नहीं? अगर आप देखें, द्विवेदी युग में आकर के रीतिवादी धारा पीछे छूटने लगती है, नहीं? लेकिन द्विवेदी युगीन रचनाकारों ने क्या किया? तो द्विवेदी युगीन रचनाकारों ने पौराणिक, मिथकीय आख्यानों को पौराणिक मिथकीय आख्यानों को किससे जोड़ने का काम किया? आधुनिक चेतना से संपृक्त करने का प्रयास। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें, भक्ति की प्रेरणा यहां पर भी मौजूद है या नहीं? और तीसरा डायमेंशन अगर छायावाद में जाकर के देखें और इन दोनों जगहों पर देखें, छायावाद में जाकर के देखें, सांस्कृतिक अस्मिता बोध मुखर है या नहीं? ये जो कोशिश आपको द्विवेदी युग में दिखाई पड़ती, पौराणिक मिथकीय आख्यानों को आधुनिक चेतना से संपृक्त करने की जो कोशिश यहां से शुरू होती है, तेज होती है, वह कोशिश और तेज छायावाद में आकर होती है या नहीं? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास कामायनी जैसी रचनाएं सामने आती हैं या नहीं? लेकिन वो चीजें कब होंगी? उसके लिए दो चीजों की जरूरत होगी। क्या क्या? परिणाम की चिंता से मुक्त रहना होगा, दबाव से अनावश्यक दबाव से बचना होगा। और दूसरा, उसके लिए किसकी जरूरत होगी? नहीं, तो उसके लिए आवश्यकता होगी थोड़ा सा बंधे बंधाए दायरे से बाहर निकल करके सोचने की। नहीं, अब अगर यहां पर जाकर के देखें
रीतिकालीन ऐहिकता, तीनों जगहों पर मौजूद है या नहीं? रीतिकालीन ऐहिकता की प्रेरणा भारतेंदु युग में मौजूद है या नहीं, द्विवेदी युग में मौजूद है या नहीं, छायावाद में मौजूद है या नहीं? इसी रीतिकालीन ऐहिकता की प्रेरणा से क्या हो रहा है? इसी रीतिकालीन ऐहिकता की प्रेरणा से, अगर आप देखें, इसी की प्रेरणा से ये युग जीवन के यथार्थ के चित्रण की ओर उन्मुख हो रहे हैं। और इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें तो हम क्या कह सकते हैं? इसी बात को अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि रीतिकालीन कवियों ने क्या किया, आधुनिक कवियों ने क्या किया? रीतिकालीन ऐहिकता को अंतःपुर से बाहर निकालकर व्यापक समाज से जोड़ना। रीतिकालीन कविता ऐहिकता को जो अंतःपुर के दायरे में सीमित थी उसको निकाल करके व्यापक समाज से जोड़ा, और जैसे वह ऐहिकता व्यापक समाज से जुड़ती है, युग जीवन का यथार्थ क्या होता? मुखरित होता चला जाता है। युग जीवन का यथार्थ साहित्य में केंद्रीयता हासिल करता चला जाता है। अब बातें स्पष्ट हुई? ऐहिकता का मतलब क्या हुआ? इहलोक, इहलोक का मतलब समझते हैं? जो भौतिक जगत है, जो भौतिक संसार है। तो रीतिकाल में, रीतिकालीन कवियों ने परलोक की बात नहीं की मूल रूप से। उन्होंने किसकी बात की? इसी जगत की बात की, इहलोक की। और इहलोक में भी उनका पूरा का पूरा ध्यान किस पर केंद्रित रहा? प्रेम और श्रृंगार पर केंद्रित रहा। और उनके प्रेम और श्रृंगार का मतलब क्या था? भोग और वासना, काम, भोग और वासना, सेक्स। उसी के इर्द गिर्द चीजें जो हैं सिमटती दिखाई पड़ती। वो जीवन का एक पहलू हो, सांसारिक जीवन का वह एक पहलू है। वो सांसारिक जीवन का एकमात्र पहलू नहीं है, और ना एकमात्र पहलू वह हो सकता। बातें स्पष्ट हुई हैं? अब क्लियर? आगे बढ़ूं? वहां पर तब तक वह पृष्ठभूमि में ऐहिकता। अरे गुप्त जी की रचनाओं को देखें। मैं चर्चा करूंगा भारत भारती की, एक बार द्विवेदी युग में पूरा कर लो, भारत भारती की चर्चा करूंगा। उसमें देखें युग जीवन के यथार्थ की पूरी चर्चा है। ऐहिकता का मतलब प्रेम, श्रृंगार और सेक्स के दायरे में सीमित करके मत देखें, तब समस्या आएगी। सांसारिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का यथार्थपरक चित्रण बिना ऐहिकता की प्रेरणा के संभव ही नहीं है। क्लियर? एक और चर्चा यहीं पर इंडिकेट कर दूं, आगे तो विस्तार से चर्चा होगी। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, जब आप छायावाद की बात कर रहे हैं ना,
मध्यकाल और आधुनिक काल के अंतर संबंध की चर्चा कर रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी चर्चा अधूरी रह जाएगी। ये पूरी की पूरी चर्चा अधूरी रह जाएगी अगर आप इस चर्चा के क्रम में रीतिमुक्त कवियों की चर्चा नहीं करते। रीतिमुक्त कवियों की स्वच्छंदतावादी चेतना, अक्सर रीतिमुक्त कवियों की जो काव्य चेतना है उसमें स्वच्छंदतावाद के पूर्वाभास को तलाशा जाता है। अब मन में उठ रहा होगा ये स्वच्छंदतावाद क्या है, उठ रहा होगा ना? तो अभी बस इतना ध्यान रखें, स्वच्छंदतावाद के केंद्र में, स्वच्छंदता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता एक ही चीजें हैं या अलग अलग? क्या अलग है? इससे तो क्लियर नहीं हुआ। और मैं कहूंगा कि स्वतंत्रता स्वच्छंदता के एक स्टेप आगे है, तब क्या? अगर हम देखें तो स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, मर्यादित और अमर्यादित। हम आम बोलचाल में स्वतंत्रता शब्द का जो प्रयोग करते, ठीक है, मैं विकृत अर्थ की बात नहीं कर रहा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मर्जी उर्जी कुछ नहीं होती है, समझे? और अगर मर्जी का ही करना है, करना चाहते तो अपने पैर पर खड़े होइए, और अपने पैर पर खड़े होने के बाद भी जो है ना, मर्जी भ्रम ही है, क्योंकि कोई न कोई तो सोर्स होगा, नहीं? जिस सोर्स के सहारे आप अपने पैरों पर खड़े, और जो भी सोर्स होगा वह सोर्स आपकी स्वतंत्रता को क्या करेगा? वो मर्यादित करेगा ही करेगा। लेकिन मूल भाव समझे, स्वच्छंदता अमर्यादित स्वतंत्रता को कहते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो स्वच्छंदतावाद बंधनों से मुक्ति के दर्शन को लेकर आता, हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति की बात वहां पर होगी। ठीक है, भावनाएं वहां पर केंद्र में होंगी। तो मैंने चर्चा करते हुए क्या कहा? घनानंद कहते हैं लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहे तो मोही कवित बनावत। और लोग जहां कविता बनाने में लगे हुए हैं, वहीं यह उनकी कविता है जो उन्हें निर्मित कर जा रही, नहीं? क्योंकि उनकी रचनाओं में जाकर के देखें तो अनुभूति की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति के प्रति आग्रहशीलता दिखाई पड़ती किसी भी, और इसलिए उनकी अनुभूतियां जो हैं अभिव्यक्ति के लिए किसी भाषा और व्याकरण शास्त्र के नियमों की गुलाम नहीं है। बंध करके अभिव्यक्त होना रीतिमुक्त कवियों की अभिव्यक्ति को स्वीकार्य नहीं है। और विस्तार से तो इस पर एक क्लास ही होगा। बढ़े आगे। अब चीजें क्लियर हुई। अब आता हूं, नवजागरण।
पुनर्जागरण। शब्दों के मतलब को समझिए, और इसके मतलब को समझने के लिए एक और शब्द का मतलब समझना होगा। वह क्या है? लोक जागरण। पहले पुनर्जागरण शब्द को ही देखें। पुनर्जागरण का मतलब, बार बार एक बात मैं कहता, टेक्स्ट को बार बार पढ़ें, कहता हूं ना, टेक्स्ट को बार बार पढ़ें और उसके जरिए मीनिंग सेंस तक पहुंचने की कोशिश करें। जब तक मीनिंग सेंस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपकी परेशानियां क्या होंगी? जब तक मीनिंग सेंस तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक आपकी परेशानियां बनी रहेंगी। पुनर्जागरण का मतलब, पुनः जागरण। पुनः का मतलब फिर से, और जाकर के पलट करके देख लें, बीपीएससी आपको खंड ख में इस तरह का प्रश्न नहीं पूछेगी, लेकिन अगर आप जाकर के देखें, गोदान पर जो प्रश्न पूछे जाते, राम की शक्ति पूजा पर जो प्रश्न पूछे जाते, कामायनी पर जो प्रश्न पूछे जाते, चंद्रगुप्त नाटक पर जो प्रश्न पूछे जाते, अंधेर नगरी पर जो प्रश्न पूछे जाते, बिना नवजागरण की मुकम्मल समझ के आप उस प्रश्न को रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सकते। और एक और बात बतला दो, अगर नवजागरण और भक्ति आंदोलन, इन दोनों की मुकम्मल समझ को आप विकसित करना चाहते, तो इसके लिए दो चीजों की समझ आपके पास होनी चाहिए। एक तो हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन और नवजागरण की जो अवधारणा है उसकी भी समझ होनी चाहिए, और दूसरी ओर इतिहास में इन दोनों के संदर्भ में जो धारणाएं हैं उसकी भी समझ होनी चाहिए। जब तक दोनों धारणाओं को लिंकअप नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब अगर यहां पर देखें, नवजागरण का मतलब नए सिरे से जागरण। अंतर क्या हुआ दोनों में? फिर से जागरण। अब मीनिंग सेंस पर आए। इसका मतलब है कि हम कभी जगे हुए थे, फिर सो गए। अब एक बार फिर से इसका मतलब समझ में आया? हम कभी जगे हुए थे, इसका क्या मतलब हुआ? कब जगे हुए थे? और यह बात पश्चिम के कंटेक्स्ट में हो रही है, क्योंकि पुनर्जागरण की बात वेस्टर्न वर्ल्ड कब जगा हुआ था? नहीं, तो यहां पर